हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, तो उन सब की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन भी आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, कोंकण रेलवे परियोजना, जिसके बारे में हमने पहले बहुत कुछ सुन रखा है, वास्तव में बिना सरकारी बजटीय सहायता के राष्ट्र के पुनर्निर्माण का सफलतम प्रयोग है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह उत्साहवर्धक और लीक से हटकर प्रयोग है। हम ऐसी आशा और प्रार्थना करते हैं कि इससे देश के अन्य भागों में न केवल रेलवे में बल्कि अन्य विकास क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के सफल प्रयोग करने को बढ़ावा मिले। एक कार्य के लिए इतने अधिक लोगों की भागीदारी के बारे में सामान्य परिस्थितियों में सोचा भी नहीं जा सकता। यदि मेरा हिसाब सही है तो 4 राज्य सरकारें, 3 रेल मंत्री, वित्त मंत्री तथा 2 राजनीतिक दल इस एक रेल लाइन के कार्य से जुड़े रहे हैं, जो किसी एक दल की नहीं है और दलगत भावनाओं से ऊपर है। इसलिए मैं इसे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम कहता हूँ। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि हम झगड़ते किस बात पर हैं। इस रेलवे लाइन का श्रेय किसे जाता है? किसी एक को नहीं, इसका श्रेय सभी को है। इसे हम राष्ट्रीय प्रयास का एक उदाहरण माने। हमारा देश गरीब और पिछड़ा हुआ देश है। हम केवल सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि पिछड़े हुए देश की सरकार भी निर्धन होती है। इसे अपने संसाधनों को थोड़ा थोड़ा करके उपयोग करना होता है, क्योंकि हम एक परियोजना समाप्त होने तक दूसरी परियोजना के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमारा देश अत्यंत विशाल है और हमें सभी क्षेत्रों की मांगों पर एक साथ ध्यान देना है। अधिकांश लोग ऐसा कहते हैं और उनका कहना सही भी है कि हमारे संसाधनों का इस्तेमाल इतने विशाल क्षेत्र में और प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अल्प मात्रा में होता है, जिसके कारण अत्यंत विलंब और अपव्यय होता है। किंतु हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। मेरे लिए पश्चिम बंगाल या असम की आवश्यकताओं का भी उतना ही महत्व है जितना कि महाराष्ट्र, पंजाब अथवा कश्मीर की मांगों का। अतः जो कुछ उपलब्ध है उसे ही बांटना होगा। मैं धन इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करता हूँ, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, हमारे आग्रह बढ़ रहे हैं और मेरे विचार से इस स्थिति से
उबरने का एक ही मार्ग है कि लोग अपनी छोटी छोटी बचत से, अपनी कम आय से भी कुछ पैसा निकाल कर अलग रखें। चाहे आप उसे अपनी सहायता के नाम पर रखें या अपनी आत्मनिर्भरता के लिए। यही बात इस परियोजना पर भी लागू होती है। मैं इस परियोजना की अवधारण तथा इसके कार्यान्वयन से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह काम द्वितीय चरण में भी चलता रहेगा और जो भी कठिनाइयाँ आज हमारे सामने दिखाई पड़ रही हैं वे दूर हो जाएंगी। मुझसे कहा गया है कि यह काम करने के लिए केंद्रीय सरकार को अपना फॉर्मूला बदलना होगा। मैं फॉर्मूले बदलने को तैयार हूँ। महोदय, केवल मुझसे धन की मांग ना करें, क्योंकि वह हमारे पास है ही नहीं। अतः आपको और कोई भी छूट चाहिए, कोई नियम बदलने हों अथवा कोई परिवर्तन करना हो, मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि नियम तो हम ही बनाते हैं और उन्हें हमारी प्रगति के आड़े नहीं आने दिया जाएगा। वित्त मंत्री बहुत ही कुशल और अत्यंत नरम एवं उदार हृदय के व्यक्ति हैं। उन्होंने एक उदार एवं विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है, क्योंकि जो कुछ लोगों के पास है उसे निचोड़ना नहीं चाहते। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वे इस प्रकार की परियोजना के लिए अपनी बचत लगाने के लिए राज़ी हो जाएंगे, जिसमें अन्यथा हमें आवश्यक धन की व्यवस्था करनी पड़ती। अतः जनता को उत्साह दिलाने, आत्मनिर्भरता की भावना जगाने के अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने का यह अत्यंत उत्तम विकल्प है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे देश में जहाँ भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ हम सबसे पहले ध्यान देंगे। उदाहरण के लिए वर्तमान अतः हमारे समाज में लेखकों को बहुत बड़ा काम करना है। उनके लेखों से उस बृहत्तर स्वतंत्रता का प्रचार होना चाहिए जो सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता और बुद्धिपरक चिंतन पर आधारित है। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्या लेखकों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? यह तो उन्हें सोचना है। राजनीतिज्ञों को कोई आदेश नहीं देना है। लेखक चाहे राजनीति में आएं या ना आएं, जीवन की चुनौतियों और जोखिमों को वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वे जनता के सुख दुख की उपेक्षा नहीं कर सकते, अन्यथा वे किस प्रकार के साहित्य का सर्जन करेंगे? क्या उन्हें अपने काव्य और निबंधों, अपने नाटकों और उपन्यासों द्वारा जीवन को समृद्ध नहीं करना चाहिए? छपाई, शिल्प और प्रसारण को हमेशा मानव कल्याण और लोगों की भलाई के लिए ही नहीं उपयोग किया गया है। असंख्य पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ऐसी हैं जो पक्षपात, घृणा और हिंसा का प्रचार करती हैं। ऐसे राष्ट्रों में जहाँ सब लोग अभी साक्षर
नहीं हुए हैं, वहाँ उन्नत समाजों की अपेक्षा छपे हुए शब्दों का अधिक मान होता है। अतः जिसे और कहीं सनक कहकर टाला जा सके, उससे यहाँ गलतफहमी और तनाव पैदा हो सकते हैं। यद्यपि सब राष्ट्र राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, किंतु हम कुछ सीमा तक बाकी दुनिया को उसी अपने पुराने शासकों की नज़र से ही देखते हैं। कुछ अफ्रीकी एशियाई देशों में पुस्तकें, विशेषकर उच्च शिक्षा की पुस्तकें, मुख्य रूप से अंग्रेजी या अमेरिकी पुस्तकों की ही हैं। कुछ दूसरे देशों में अधिकांश पुस्तकें फ्रेंच लेखकों की हो सकती हैं। निश्चय ही अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में खुले दिमाग के विद्वान हैं, किंतु क्या अपने राष्ट्र के प्रति झुकाव से कोई बच सकता है? यह आवश्यकता है कि हम आपस में एक दूसरे राष्ट्र से सीधा संबंध शीघ्र स्थापित करें और प्रगति की ओर अग्रसर हों। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।